वापस लौट रहा था, वो एक गांव के पास से गुजरा। वो इस गांव के सुंदरी और सर्वश्रेष्ठ खाना के बावर्ची को देखकर विचार करने लगा कि यहीं पर उसकी जीवन संगिनी होनी चाहिए। उस बावर्ची का नाम वानी था और वो ना ही सिर्फ अद्वितीय खाना पकाती थी, बल्कि उसकी व्यक्तिगति भी अद्वितीय थी। उसके हाथों का जादू और खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। विक्रम उसकी यही अद्वितीयता से मोहित हो गया। विक्रम ने अपने राजमहल में वानी की तलाश करने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्री से ये पूछा और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया। मंत्री ने सहमति दी और एक मार्ग योजना बनाई, जिसके तहत विक्रम वानी को प्रस्तावित करेगा। विक्रम और उसके साथी मंत्री गांव के पास पहुंचे और वानी के पास गए। विक्रम ने वानी को अपना दिल का इरादा बताया। और अपने साथ अपने राजमहल ले जाने के लिए प्राथमिकता दी। वानी थोड़ी संवादी थी, लेकिन विक्रम के दिल की बात देखकर सहमति देने को तैयार थी। उन्होंने शर्त रखी कि सफल और अनोखा भोजन बनाने के लिए विक्रम को एक परीक्षा देनी होगी। विक्रम ने खुशी खुशी अपने मंत्री के साथ परीक्षा की तैयारी करने लगे। वो रसोई के सबसे अच्छे और स्वादिष्ट पराठे बनाने की कोशिश कर रहे थे। वानी का परीक्षण दिन आया और विक्रम ने उसे एक नए और स्वादिष्ट पराठे के साथ प्रस्तुत किया। वानी ने खाने के बाद मुस्कुराया और विक्रम को अपनी मांग पूरी करने का अधिकार दिया। विक्रम और उसकी मंत्री जीत के साथ राजमहल वापस गए और विक्रम ने बावर्ची को अपनी राजकुमारी बनाने का प्रस्ताव पेश किया। वानी खुशी खुशी स्वीकार कर ली और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशियों भरी जीवन गुजारने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्यार में ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के कौशल और क्षमताओं की सराहना करें और उनके साथ खुश रहने की कोशिश करें। विक्रम और वानी के बीच का साथ और साथ का भाव हमें सिखाता है कि प्यार में कुछ भी संभव है। एक बार दिलफुर नाम के एक शहर में मौर्यराज नाम का एक लालची राजा रहता था। एक दिन 3 आम लोग राजा के पास आए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा जी, हम नगरवासी हैं जो आपकी भूमि दिलफुर से संबंधित हैं। राजा जी, हमारे यहाँ ग्रामीणों के लिए कोई काम और नौकरी नहीं है, इसलिए आमदनी भी नहीं है। हमारे पास खाने के लिए और हमारे परिवारों की देखभाल के लिए भोजन के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी समस्या में कैसे मदद कर सकता हूँ? राजा जी, यदि आप हमें काम प्रदान कर सकते हैं तो हम कड़ी मेहनत करेंगे और साथ ही ये हमें अपने घरों की देखभाल करने में मदद करेगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हम खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं राजा जी। राजा को अचानक एक विचार आया। मेरे पास खाली और बेकार पड़ी हुई 100 एकड़ जमीन है। मैं इन किसानों को काम दे सकता हूँ और फसलें उगा सकता हूँ। वो सब पैसा सीधे मेरे पास आएगा और मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। तो ठीक है, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैं आपको एक संदेश भेजूंगा। अब आप जा सकते हैं। मौर्यराज ने अपने संदेशवाहक के साथ ग्रामीणों को एक संदेशा भेजा। सभी गांव वासियों, ध्यान से सुनो। अब से आप में से कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। हमारे राजा के पास 100 एकड़ जमीन है जहां आप सभी काम करेंगे और खेती करेंगे। आपको खेतों की जुताई करनी होगी और एक भरपूर फसल उगानी होगी। ये हमारे राजा का निर्णय है। आपका काम कल से शुरू होगा।
सभी गांववासी राजा से बहुत खुश थे और अगले दिन वे सभी उस जमीन पर काम करने के लिए चले गए। ग्रामीणों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक कड़ी मेहनत की और इस तरह 1 महीना बीत गया। ग्रामीणों को अपनी मजदूरी प्राप्त करने का समय आ गया था और जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा ने उन्हें कितना कम प्रतिदान दिया है। भोजन के लिए अगले महीने तक भी पर्याप्त पैसा नहीं था। समय बीतता गया और ग्रामीणों को उन थोड़े से पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बीच एक नया बाजार उस जगह खोला गया था जहां उन्होंने काम किया था। वे जो कुछ भी खेती कर रहे थे वह बाजार में बेचा जा रहा था और ग्रामीणों ने महसूस किया कि यह उचित नहीं था। एक के बाद एक कुछ ग्रामीणों ने राजा के पास जाकर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। सभी ग्रामीण बुरी तरह से परेशान थे और उनमें से एक वीर नाम के गांववासी को एक विचार आया। इन सभी समस्याओं का समाधान ये है कि हम सभी एक साथ मिलकर राजा के सामने अपने हक के लिए खड़े हों। सभी ग्रामीणों ने अपना विश्वास बनाया और एकजुट होकर राजा से बात करने गए। राजा ने ग्रामीणों को देखा और चिंतित हो गया। वह उन सभी का सामना नहीं करना चाहता था और इसका कारण जानकर वह डर गया। अगर ये सभी ग्रामीण मेरे खिलाफ जाते हैं तो मैं अपनी सारी जमीन और समृद्धि खो दूंगा। यदि मैं थोड़ा समाधान कर लूं तो भविष्य में मेरे पास अधिक धन होगा। मैं अपनी जमीन ग्रामीणों के साथ साझा करूंगा। ठीक है गांववासियों, मुझे पता है कि आप सभी यहाँ क्यों आए हैं। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए राजा जी, किसान जिस जमीन पर खेती-बाड़ी कर रहा है उस पर किसान का ही हक होना चाहिए और खेती-बाड़ी से जो भी आमदनी किसान को आती है वो आपके साथ आधा बांटेगा। ठीक है, मेरी 100 एकड़ जमीन में आप अपनी खेती की जमीन रख सकते हैं और अपनी कमाई हुई आमदनी में से आपको मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ताकत है। कई साल पहले की बात है। एक महान से राज्य में कृष्णदेवराया नामक एक शासक रहा करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। माताजी ने अपने जीवन में कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और बहुत सारे पूजा पाठ में भी भाग लिया था। महाराज अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। जैसे साल बीतते गए, महाराज की माँ बीमार पड़ गई। महाराज ने राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया, परंतु माँ जी की अब उम्र हो चुकी थी। सबसे अच्छी दवाई भी काम नहीं किए और अंत में वह चल बसी। महाराज कृष्णदेवराया अकेला महसूस करने लगे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। जब उनकी माँ बीमार थी तब वह अपने बेटे से आम खाने की मांग करती थी, परंतु आम का बंदोबस्त करने से पहले ही वह चल बसी। महाराज को ये बात और भी ज्यादा चुभने लगी कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आखिरकार समय आ गया था उनको इस संसार से विदा करने का। अंतिम संस्कार करने के लिए जो पुजारी आए थे
वे माता जी की आखिरी इच्छा के बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठाना चाहने लगे। महाराज, आपकी माता जी की आखिरी इच्छा मीठे आम खाने की थी, जो अधूरी रह गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ सुनहरे आम दान में देना होगा। क्योंकि महाराज पहले से निराश थे, उनको लगा कि उन्हें इतना तो करना चाहिए। उनको पुजारियों पर अंधविश्वास था और बात मान ली। राजा ने 10 सुनहरे आमों का प्रबंध किया और पुजारियों को दान में दे दिया। पुजारी बहुत खुश थे कि उनकी दुष्ट योजना काम कर गई। अंतिम संस्कार करके सोने के आम लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि महाराज के सेवक बुद्धिमान रामदास ने देखा कि क्या हुआ और राजा को दिए गए पुजारियों के तर्क को समझ नहीं पाया। पुजारियों के हाथ में सुनहरे आम कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को खुश कर सकता है? उसको पता था कि पुजारियों ने महाराज को बेवकूफ बनाया। रामदास ने उन सबको सबक सिखाना चाहा। कुछ दिनों बाद रामदास ने पुजारियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह बोला, मेरी मैया कुछ दिन पहले चल बसी। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर गरम लोहे की छड़ी से मारूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया और फिर वह चल बसी। अब जैसे आप लोगों ने राजा को सुनहरे आम दान में देने का सुझाव दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? मुझे आप सबको गरम लोहे की छड़ी से मारना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। ऐसा कहकर रामदास ने एक गरम गरम लोहे की छड़ी की ओर दिखाया, जो उसका नौकर पकड़ा हुआ था। सारे पुजारी भयभीत हो गए। रामदास के कदमों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। रामदास ने सबको वो सुनहरे आम वापस करने को कहा और दया की भीख महाराज से मांगने को बोला। अतः अगले दिन महाराज को सारे सुनहरे आम वापस मिल गए और लालची पुजारियों ने सबक सीखा। एक बार फिर रामदास को उसकी सतर्कता और समझदारी के लिए प्रशंसा मिली। एक शहर में रहता था रामदास सिंह नामक एक आदमी, जो एक धनी परिवार का था। अपनी मेहनत और बुद्धि से उसने अपने परिवार की संपत्ति को थोड़े ही समय में दुगना किया और बहुत ही अमीर बन गया। दुर्भाग्य से रामदास की सेहत कमजोर हो गई और अंत में वह चल बसा। मरने से पहले रामदास ने अपने बेटों को वचन दिया था कि उसकी सारी संपत्ति तीनों में बांटी जाएगी। अब बेटे बटाई के समय व्याकुल में पड़ गए, क्योंकि उन्हें 17 घोड़ों को आपस में बांटना था। इसकी वजह से अब वे आपस में बहस करने लगे। बहस करते करते महीने बीत गए और एक दिन रामदास की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, तुम सबको शहर के मुंसिफ के पास जाना चाहिए। शायद वे अपनी बुद्धि से तुम लोगों की इस समस्या का हल निकालने में सहायता करेंगे। बेटों ने माँ की बात मानी और मुंसिफ जी के पास चले गए। मुंसिफ जी, हमारे पिताजी ने अपनी संपत्ति हमारे लिए छोड़ी है और बोला है कि हमें निष्पक्ष रूप से इसको आपस में बांटना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना? समस्या क्या है? उस संपत्ति में है 17 घोड़े और पिताजी ने कुछ ऐसा चाहा। आधे घोड़े मेरे हिस्से में, पौना मेरे दूसरे भाई के हिस्से में और पाव आखिरी वाले के लिए। बड़े बेटे ने मुंसिफ जी को अपने पिताजी की इच्छा पत्र दी।
कृपया करके आप हमें सही निर्णय बताइए। उसी समय रामदास उस स्थान पर आ पहुंचा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, रामदास के पास हर चीज का हल है। इधर आओ रामदास, अब तुम ही इस समस्या का हल करो। जरूर मुंसिफ जी, क्या मैं इच्छा पत्र को एक बार देख सकता हूँ? गौर से देखने के बाद रामदास ने गार्ड्स को 18 घोड़े के खिलौने लाने को कहा। रामदास, 18 खिलौने क्यों? खैर, तुम जो भी करो, सबको तुम्हारे निर्णय से संतुष्टि मिलनी चाहिए। आप सब चिंता मत करो, ये कोई मसला है ही नहीं। रामदास ने सारे 18 खिलौनों को एक मेज पर रखा। तो इधर है 18 घोड़े, जिसमें से 17 आपके हैं और मानो एक मुंसिफ जी का है। बेटों ने रामदास के साथ हाँ में हाँ मिलाई। तो इन 18 घोड़ों में से आपके पिताजी की इच्छा के अनुसार आधे बड़े बेटे के लिए, तो मैं तुम्हें 9 घोड़े दूंगा। जी हाँ, सही है, धन्यवाद महोदय। अब दूसरे बेटे को पौना मिलना चाहिए, तो मैं उसको 6 घोड़े दे रहा। मैं इससे सहमत हूँ, आपको धन्यवाद। अब अंत में तीसरे बेटे को मिलना है पाव, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 घोड़े। जी महोदय, सही बात है, आपका धन्यवाद। अब अंत में बचा 1 घोड़ा, जो मुंसिफ जी को जाएगा। इच्छा पत्र के अनुसार सब बांटने के बाद मुंसिफ जी ने रामदास की बहुत